नमस्ते सभी को। आज हम डेव रैमसे की बेस्ट सेलिंग किताब दी टोटल मनी मेकओवर पर नजर डालेंगे। ये किताब उन 7 बेबी स्टेप्स के बारे में बताती है जिनके लिए डेव रैमसे मशहूर हैं और यही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम 7 बेबी स्टेप्स के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपको हर स्टेप के दौरान जानना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला बेबी स्टेप शायद सबसे कठिन है और वो है आपके इमरजेंसी फंड के लिए जल्द से जल्द $1000 नकद बचाना। मैं इसे सबसे कठिन स्टेप कहता हूं, भले ही दूसरा स्टेप ज्यादा लंबा हो, क्योंकि इसी स्टेप में आप अपनी जिंदगी बदलने और अपने वित्त पर नियंत्रण पाने का फैसला करते हैं। और यह अपने आप में बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको उस स्थिति तक पहुंचना होगा जहां भावनात्मक रूप से आप थक चुके हों। आप कर्ज में डूबे होने से तंग आ चुके हैं, आप हर महीने सिर्फ गुजारा करने से थक गए हैं, आप कंगाली से परेशान हो चुके हैं और अब आप सचमुच अपनी आर्थिक जिंदगी में स्थायी बदलाव करने के लिए तैयार हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि मैंने शुरुआती आपातकालीन फंड कहा है, क्योंकि ये $1000 उन सभी बड़ी मुसीबतों से निपटने के लिए काफी नहीं होंगे जो जिंदगी में आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो यह शायद आपको ज्यादा दिनों तक सहारा नहीं देगा, लेकिन छोटी मोटी आपात स्थितियों में यह काम आएगा। मूल रूप से यह आपके और मर्फी के बीच एक सुरक्षा दीवार बनाएगा। आप मर्फी को जानते हैं, वह वही है जिसके पास वे सारे नकारात्मक नियम हैं, जैसे अगर कुछ गलत हो सकता है तो वह होगा। बहुत नकारात्मक इंसान, लेकिन हम में से कई लोगों ने उसे अपने घरों के आसपास इतना देखा है कि लगता है वह हमारा चचेरा भाई है। हम अब ऐसा नहीं चाहते और यह आपातकालीन फंड आपको मुसीबतों से बचाएगा। कुछ लोगों के लिए यह उम्मीद भी देगा, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए पैसा जीवन में दुश्मन बन गया है। लेकिन जब आप इस आपातकालीन फंड के लिए बचत शुरू करते हैं तो एक अजीब बात होती है। आपको एहसास होता है कि शायद पहली बार आपने अपने पैसे को काबू में किया है। आप इसके नियंत्रण में हैं, न कि यह आपके नियंत्रण में। इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो अगले महीने बस जल्द से जल्द $1000 जमा करने पर ध्यान दें। अगर जरूरत हो तो पार्ट टाइम जॉब करें या इतना सामान बेचें कि बच्चे सोचें कि वे अगले हैं, या अगर मौका मिले तो कुछ ओवर टाइम काम करें। $1000 जल्द से जल्द जमा करने के लिए जो भी करना पड़े करें, और फिर इसे ऐसी जगह रखें जहां से आप इसे आसानी से खर्च न कर सकें। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उदाहरण जो मैंने सुना है वह एक महिला का है जिसने एक फ्रेम खरीदा और उसमें $10 के नोट रखे, फिर उसे अपनी अलमारी में कोट के पीछे लटका दिया और एक नोट लिखा, आपात स्थिति में कांच तोड़ें। और मैं आपको बता दूं, आज तक मुझे नहीं लगता कि वह कांच टूटा है। और इस पहले बेबी स्टेप पर आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको $1000 नकद चाहिए, और मेरा मतलब है आप इसे नकद में रखें। यह तरल होना चाहिए। यह वह पैसा नहीं है जो आपको पैसा कमाना है, वह बाद में आएगा। यह वह पैसा है जो उस पैसे की रक्षा करता है जो आपको पैसा बनाता है। तो आपको इसे सीडी में निवेश करने की जरूरत नहीं है, आपको इसे म्यूचुअल फंड या कहीं और निवेश करने की जरूरत नहीं है। आप इसे नकद में रखें और ऐसी जगह पर जहां से खर्च करना आपके लिए मुश्किल हो। यह कहते हुए आइए अपना ध्यान बेबी स्टेप 2 पर केंद्रित करें, जो कि कर्ज स्नोबॉल है। अब शायद यही वह अवधारणा है जिसके लिए डेव सबसे प्रसिद्ध है। कारण स्नोबॉल वह तरीका है जहां आप अपने घर को छोड़कर सभी कर्ज को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े बैलेंस तक क्रम में लिखते हैं। फिर आप सबसे छोटे बैलेंस वाले कर्ज को छोड़कर बाकी सभी पर न्यूनतम भुगतान करते हैं और उस छोटे कर्ज पर पूरी ताकत से हमला करते हैं और उसी फोकस से जल्द चुका देते हैं जिससे आपने वह $1000 की आपातकालीन फंड बनाई थी। अब इस कदम पर आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या कर्ज चुकाते समय 401k में योगदान बंद कर देना चाहिए? और जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। हाँ, अब यह उलटा लग सकता है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी 401k योगदान का कुछ हिस्सा मैच करती है तो आप मुफ्त पैसे छोड़ रहे हैं, और यह सच है। हालांकि डेव का मानना है, और मेरे अनुभव से मैं उनसे सहमत हूं, कि फोकस और त्वरित जीत की शक्ति आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए कुछ 401k योगदानों पर मिलने वाले मैच से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर सब कुछ बराबर होता तो कर्ज चुकाते हुए योगदान जारी रखने से आप शायद आगे रहते, लेकिन हम जिस वास्तविकता में रहते हैं वह ऐसी नहीं है। जब कर्ज चुकाना जैसा कठिन और भावनात्मक रूप से थकाऊ काम करते हैं तो हमें वह भावनात्मक ऊर्जा चाहिए जो छोटे कर्ज चुकाने की प्रगति देखकर मिलती है। यह हमें आशा और संघर्ष करने की इच्छा देता है ताकि हम कर्ज से बाहर निकल सकें। यही कारण है कि हम सबसे छोटी राशि वाले कर्ज को पहले चुकाते हैं, न कि उच्चतम ब्याज दर वाले कर्ज को। हालांकि गणित के हिसाब से उच्चतम ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाना बेहतर है, पर जब आप सिर्फ गणित देखते हैं तो आप मानवीय स्थिति का आधा हिस्सा नजरअंदाज कर रहे होते हैं। मनुष्य वल्कन नहीं है। भावनाएं हमारे निर्णय लेने में बड़ी भूमिका निभाती हैं, और हम कर्ज से जल्दी बाहर निकलने की संभावना ज्यादा रखते हैं अगर हम शुरू में ही प्रगति देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम व्यायाम जारी रखते हैं अगर पहले कुछ हफ्तों में ही वजन कम होता दिखे। बेबी स्टेप 2,
पर आखिरी बात यह है कि क्या होगा अगर मर्फी वापस आकर आपका आपातकालीन फंड पूरा या आंशिक रूप से खत्म कर दे, जैसा वह अक्सर करता है। अगर ऐसा होता है तो कर्ज चुकाना रोकें और जल्द से जल्द आपातकालीन फंड को फिर से $1000 तक भर लें। इसका कारण है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो मर्फी फिर आ सकता है, और चूंकि आपके पास सुरक्षा के लिए कोई फंड नहीं होगा, आपको आपात स्थिति के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बस कल्पना करें उस भावनात्मक और मानसिक प्रभाव की जो आप पर पड़ता है जब आप कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ प्रगति भी कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक पीछे जाने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि इस आपात स्थिति के कारण आप पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए, और असल में यह समय की बर्बादी थी। यह आपकी बनाई हुई गति को पूरी तरह खत्म कर देता है और आपको वापस शुरुआत में ला देता है, और जैसा मैंने कहा, शायद उससे भी पीछे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो अगर आपके आपातकालीन फंड के साथ कुछ होता है तो उसे जरूर फिर से भरें और फिर पूरे जोश के साथ उस कर्ज पर हमला करें। बेबी स्टेप 3 वह जगह है जहां आप मर्फी को हमेशा के लिए बाहर निकालते हैं, क्योंकि यहां आप एक पूरा आपातकालीन फंड बनाएंगे। अंगूठे का नियम है कि आपके आपातकालीन फंड में हमेशा 3 से 6 महीने का खर्च होना चाहिए। लेकिन एक बात जिसका मैंने कभी जवाब नहीं सुना, वह यह है कि आप कैसे जानते हैं कि आपको पैमाने के किस छोर पर होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको 3 महीने या 6 महीने के खर्चों का बचत करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपातकालीन फंड का मकसद आपको जोखिम से बचाना है। जितनी ज्यादा जोखिम भरी आपकी स्थिति, उतना ही आपको 6 महीने के करीब होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप कमीशन पर या स्वरोजगार से कमाते हैं तो आपके पास 6 महीने के खर्च का फंड होना चाहिए, क्योंकि नौकरी जाने पर आपकी आय पूरी तरह खत्म हो जाती है। यह तब भी लागू होगा जब आपके परिवार में कोई पुरानी बीमारी हो, क्योंकि तब आपका जोखिम ज्यादा होता है। आप बेहतर सुरक्षित रहना चाहेंगे। लेकिन अगर आपकी नौकरी स्थिर और सुरक्षित है, आप कई सालों से उसी कंपनी में हैं और सभी स्वस्थ हैं, तो आप 3 महीने के फंड की ओर झुक सकते हैं, और बाकी बेबी स्टेप्स की तरह आप इस स्टेप पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ और नहीं होता। आपने अभी तक अपने 401 या किसी और चीज में एक पैसा भी निवेश नहीं किया है। आप अभी सिर्फ आपातकालीन फंड पर काम कर रहे हैं। इसके बाद बेबी स्टेप 4 आता है, जहां आप आखिरकार रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू कर सकते हैं। मुझे पता है कि ऐसा लगता है कि बहुत वक्त लग गया। मतलब आप घर के अलावा सारे कर्ज से मुक्त हो गए हैं, आपके पास पूरा आपातकालीन फंड है, और अब आप बचत और निवेश शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रणाली। मैं यह भी बताना चाहता था कि जबकि बेबी स्टेप 1, 2 और 3 अलग अलग और एक एक करके किए जाते हैं, जैसा मैंने अभी कहा, बेबी स्टेप 4, 5 और 6 वास्तव में एक साथ किए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए इसे ध्यान में रखें। अब बेबी स्टेप 4 में कोई नई बात नहीं है। यह वही है जो हर वित्तीय सलाहकार कहता है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गलत है, यह अच्छी सलाह है। और बेबी स्टेप कहता है कि अपनी आय का 15% रिटायरमेंट के लिए निवेश करें। लेकिन क्योंकि यह ऐसी बात है जिसे हम सभी पहले सुन चुके हैं, मैं एक पल लेकर गणितीय रूप से देखना चाहता हूं कि निवेश में देरी करने से लंबे समय में कितना फर्क पड़ता है। हम जॉन और जेन का उदाहरण लेंगे, जो दोनों सालाना $48,000 कमाते हैं। जॉन 25 से 65 साल की उम्र तक रिटायरमेंट के लिए निवेश करेगा, और वह अब तक बताए गए बेबी स्टेप्स का पालन नहीं करेगा। वह बस पूरे समय निवेश करता रहेगा। जेन बेबी स्टेप्स का पालन करेगी, इसलिए वह 25 की उम्र में तुरंत निवेश नहीं करेगी, क्योंकि वह अपना कुछ समय आपातकालीन फंड बनाने और अपने कर्ज चुकाने में बिताएगी। सरल रखने के लिए मैं कहूंगा कि जेन पर सिर्फ 2 कर्ज हैं। क्रेडिट कार्ड पर $5,000 जिस पर 1800% ब्याज है, और कार लोन पर बचे हुए $8,000। उसका कार पेमेंट हर महीने $500 है। और रिकॉर्ड के लिए जॉन पर भी बिल्कुल वही कर्ज हैं। वह इन्हें बेबी स्टेप्स की तरह जल्दी चुकाने की बजाय सिर्फ न्यूनतम भुगतान करता रहेगा। मैं मान रहा हूं कि दोनों का रहने का खर्च लगभग $2,000 प्रति माह है, जिसमें कार पेमेंट या क्रेडिट कार्ड पेमेंट शामिल नहीं है। तो दोनों रणनीतियों से कितना अंतर पड़ेगा? जेन सालाना $48,000 कमाती है, यानी हर महीने $4,000। और मान लीजिए कि वह कुछ सामान बेचकर पहले महीने के अंत तक $1,000 का शुरुआती आपातकालीन फंड बना लेती है। वह पहला चरण पूरा कर चुकी है और अब अपना ध्यान अपने कर्जों पर केंद्रित कर सकती है। वह हर महीने $4,000 कमाती है और रहने के लिए $2,000 खर्च करती है। इसमें $500 की कार की किस्त और क्रेडिट कार्ड का न्यूनतम भुगतान जोड़ें, जो इस उदाहरण में मूलधन का 3% यानी $150 प्रति माह है। इसका मतलब है कि उसका कुल जीवन खर्च हर महीने $2,650 है। इससे उसे अपने कर्ज चुकाने के लिए हर महीने $1,350 बचते हैं। अब क्योंकि उसके क्रेडिट कार्ड पर सबसे कम बकाया है, वह पहले इसका भुगतान करेगी, और हिसाब लगाने पर उसे क्रेडिट कार्ड चुकाने में लगभग 4 महीने लगेंगे।
अब उसके पास सिर्फ कार की किस्त है, यानी उसका मासिक खर्च $2,500 है, 2,000 रहने का और कार की किस्त, तो उसके पास कार लोन चुकाने के लिए हर महीने यह $500 अतिरिक्त हैं। और इन आंकड़ों को कैलकुलेटर में डालने पर हम देखेंगे कि वह लगभग 6 महीने में कर्ज मुक्त हो जाएगी। अब उसे अपना आपातकालीन फंड बनाना शुरू करना होगा। मान लें कि वह पूरे 6 महीने के आपातकालीन फंड का चुनाव करती है, जो उसके लिए $12,000 होगा। अब जब वह कर्ज मुक्त है तो खर्चों के बाद उसके पास इस फंड को बनाने के लिए $2,000 बचे हैं। और हम उस $1,000 को न भूलें जो उसने पहले ही बेबी स्टेप 1 में बचा लिए हैं। इसका मतलब है कि 5.5 महीने में उसके पास पूरी तरह से भरा हुआ 6 महीने का आपातकालीन फंड होगा। तो लगभग 1.5 साल बाद वह कर्ज मुक्त है और उसके पास पूरा आपातकालीन फंड है, और अब वह हर महीने $2,000 निवेश कर सकती है। इससे उसे निवेश के लिए 28.5 साल मिलते हैं। और अगर वह हर महीने $2,000 लगाती है और औसतन 8% रिटर्न पाती है तो उसकी कुल संपत्ति $5,800 होगी। अब जॉन की बात करते हैं। जॉन ने 25 की उम्र में निवेश शुरू किया, जैसा मैंने कहा, लेकिन चूंकि वह अपने कर्ज नहीं चुका रहा है, वह सिर्फ $1,350 महीने निवेश कर पाता है। अगर वह पूरे 40 साल ऐसा करता है, फिर 8% रिटर्न की दर से 65 साल की उम्र में उसकी कुल संपत्ति $4,328,567.98 होगी। यह लगभग 1.4 मिलियन का अंतर है। और मुझे नहीं पता आपका क्या ख्याल है, लेकिन मेरे लिए यह काफी बड़ी रकम है। तो आगे बढ़ते हुए बेबी स्टेप 5 है कॉलेज के लिए बचत करना। डेव कॉलेज के लिए ESA या 541 योजनाओं का उपयोग करने की सलाह देते हैं, और मैं शायद भविष्य के वीडियो में इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इस सारांश के लिए ESA योजनाएं वे हैं जिन्हें वह सबसे ज्यादा सुझाते हैं, क्योंकि अगर आपकी सालाना आय $220,000 से कम है जब किताब लिखी गई थी, आप अपने बच्चे के जन्म से 18 साल तक हर साल $2,000 निवेश कर सकते हैं और इससे आपको अच्छी खासी ट्यूशन फीस मिल जाएगी। खासकर जब आप सोचें कि आप इसे किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करके टैक्स फ्री बढ़ा सकते हैं। 529 योजनाएं एक दूसरा विकल्प है अगर आपको ट्यूशन के लिए ज्यादा पैसे बचाने हो या फिर आप ESA योजनाओं के लिए अधिक कमाते हैं। मुझे यह भी बताना चाहिए कि इस योजना में आपके विकल्प अक्सर सीमित होते हैं, लेकिन यह बात किसी और वीडियो के लिए है। छठा बेबी स्टेप है अपने घर का कर्ज जल्दी चुकाना, जो स्वयं स्पष्ट है, लेकिन घर का कर्ज जल्दी चुकाने के बारे में एक मिथक है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। यह मिथक है कि टैक्स छूट पाने के लिए होम लोन रखना ज्यादा समझदारी है, लेकिन अगर आप गणित करें तो देखेंगे कि यह कितना बेतुका है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मासिक लोन $900 है और उसमें से $830 ब्याज में जा रहा है, तो साल भर में आप $10,000 ब्याज देंगे, जो एक अच्छी टैक्स कटौती देता है। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप 10,000 का 30% यानी 3,000 टैक्स बचाएंगे। लेकिन आप ब्याज में कितना दे रहे थे? हाँ, सही है, $10,000। तो यहां तर्क यह है कि 3,000 टैक्स बचाने के लिए हमें 10,000 ब्याज में खर्च करने पड़ रहे हैं। अब क्या यह सिर्फ मैं हूं या इसका कोई मतलब नहीं बनता? क्या आप 3,000 बचाने के लिए 10,000 खर्च करेंगे? मैं भी नहीं करूंगा। बेबी स्टेप 7 है पागलों की तरह धन बनाना। आपने देखा कि जेन को इस वीडियो में पहले कितना पैसा मिला। यह वह कदम है जहां आप ऐसी बेतहाशा संपत्ति बनाते हैं। इसीलिए आप इन बेबी स्टेप्स से गुजर रहे हैं और कर्ज से निकलने, इमरजेंसी फंड बनाने और निवेश करने के लिए त्याग कर रहे हैं, ताकि आप किसी और की तरह जी सकें और दे सकें। क्योंकि अंत में पैसा सिर्फ एक साधन है और आप इससे केवल 3 चीजें कर सकते हैं। आप इससे मजे कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और दान कर सकते हैं, और आपको तीनों करने चाहिए। आपको अपने पैसे से मजे करने चाहिए, जो भी आपके लिए मायने रखता हो, क्योंकि आपने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत और त्याग किया है। यह आपका इनाम है, इसलिए अपने पैसे का आनंद लें। आप निवेश जारी रखना चाहेंगे क्योंकि यह आपके पैसे को बढ़ाता रहेगा, और इसी तरह आप पैसों के मामले में सफल होते रहेंगे। और आपको अपने कुछ पैसे दान भी करने चाहिए। सच कहूं तो जब आप इस स्थिति में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि पैसे दान करना सबसे मजेदार काम है, क्योंकि किसी जरूरतमंद की मदद करना हमेशा अच्छा लगता है, चाहे वो जानता हो कि यह आपने किया या नहीं। तो यह था द टोटल मनी मेकओवर डेव रैमसे द्वारा, और अगर आप इस वित्तीय योजना में रुचि रखते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप खुद इस किताब को पढ़ें, क्योंकि इसमें ऐसे कई टूल्स हैं जो आपकी व्यक्तिगत स्थिति में मदद करेंगे, जिन्हें मैं इस संक्षिप्त सारांश में नहीं बता सकता। मैं नीचे विवरण में किताब का लिंक छोड़ दूंगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया या कुछ सीखा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं भविष्य में ऐसे और भी किताब सारांश ला रहा हूं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे पहले के सभी किताब सारांशों की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। वह प्लेलिस्ट भी मैं नीचे विवरण में छोड़ दूंगा। बस इतना ही। अगली बार तक देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।
नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।